बट तुम समझ नहीं रहे हो, जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट के डिसीजन को भी निरस्त कर सकता है। अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई वक्फ बोर्ड जो है वो हटना चाहिए, ठीक है, लेजिस्लेशन बना दिया उन्होंने, अब लोगों ने गवर्नमेंट को चूज किया है, लोग भी चाहते हैं कि हटना चाहिए, बट अब जुडिशरी वाला आपको बोलेगा कि नहीं ये नहीं हट सकता। तो अब तुम वो बताओ कि असली पावर किसके पास है अब? तो क्या वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है? क्या उसके अंदर पावर सही में लोगों के पास है? अब इसका जवाब दो ना। और बाकी सब चीजें वो डिस्कस मत करो ना। अभी इस वाले अब जो करंट टॉपिक है, अब तो मैं तुमको सिंपल तरीके से करंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो सिस्टम डिजाइन हमने समझा, जो गवर्नेंस डिजाइन हमने समझा, अब उसको हम लाइव देख रहे हैं कि आज के समाज में वो कैसे यूज हो रहा है। जुडिशरी डिक्टेटर बन जाती है, एग्जैक्टली exactly। आज के टाइम में जुडिशरी डिक्टेटर ही बनी हुई है, क्योंकि जुडिशरी अपने आप में इलेक्ट करती है कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कौन ये जज बनेगा, वो जज आपस में चूज कर रहे हैं। उन जज को पावर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। मतलब जज को जैसे वालों कोई मान बोलेगा भी उनके अगेंस्ट, तो अब मानना लगा देंगे तुम्हारे अगेंस्ट, कि उनके अगेंस्ट कोई बोल ही नहीं सकता। जैसे लेजिस्लेशन के अगेंस्ट तुम बोल सकते हो, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट भी बोल सकते हो, बट जुडिशरी के अगेंस्ट तो मीडिया भी नहीं बोल सकता है। तो जुडिशरी बेसिकली डिक्टेटर बन गया है। तो वो सही में जो सिस्टम जो चल रहा है, इन अ वे तो वो वही चल रहा है, डिक्टेटरशिप सिस्टम बाय जुडिशरी। समझ में आया ये एग्जैक्टली जो बोल रहे हो? अब जजेस को तुम ये भी नहीं बोल सकते खराब काम कर रहे हैं, वो तुमको अवमानना का केस लगा के और फिर तुमको पुलिस जेल के अंदर डाल देंगे। अरे क्यों नहीं डिस्कस कर सकते हम? मतलब ये कैसी पावर है कि हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते? फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई? मतलब वो जुडिशरी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, वो डिक्टेटरशिप है। मतलब कि यहाँ पे ना तो ये लोग मीडिया इनको स्क्रूटनी कर सकता है, ठीक है, ना ही जज को कोई हटा सकता है, ना ही इन लोगों का तुम करप्शन चेक कर सकते हो, जो आपस में चेक करते हैं। वो लोग जो जज कोई करप्ट है कि नहीं है, वो तुम बाकी लोग चेक नहीं कर सकते, वो जुडिशरी वाले ही दूसरे जजेस ही चेक करेंगे। मतलब ये कैसा रूल हुआ? हाँ, मतलब पुलिस जाके क्यों नहीं चेक कर सकती उनका सिस्टम की सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो पुलिस के सिस्टम के अंतर्गत क्यों नहीं आते वो लोग? हाँ, तो डिक्टेटरशिप में तो जी रहे हैं, जुडिशियल डिक्टेटरशिप के अंदर जी रहे हैं अब। क्योंकि जो जुडिशरी है, वो उसके पास पूरा राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करे। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करे, वो कैसे पता चलेगा कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब फाइनल से उनको देके रखा हुआ है कि भाई तुम किसी भी डिसीजन को स्टे कर सकते हो। कैसे क्यों कर सकते हो तुम स्टे? जब जनता ने वो लेजिस्लेशन बनाया है, जब जनता चाहती है कि भाई वक्फ बोर्ड जो हटे, ठीक है, ये जो एक्ट है ये हटे, हमने उसका नया रूल बना दिया, सारे लोग भी यही चाहते हैं कि रूल बने इसका, ये हटे, ये खराब है। तो जो समाज की जो धारणा है, समाज के जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, जो कि डेमोक्रेसी के अंदर रिस्पेक्ट होना चाहिए जिसका, उसका तो रिस्पेक्ट हो ही नहीं रहा ना। वो तो एक पर्टिकुलर 3 लोग अपने आप को इंटेलिजेंट मान के ये डिसाइड कर सकते हैं अभी कि ये चीज ऐसे होगी, समाज के अंदर ऐसे नहीं होगी, कि उनकी इंटेलिजेंस बाकी इंटेलिजेंस से मतलब सुपरसीड करती है। तो वो डिक्टेटर सिस्टम हुआ ना, जैसे हमने जो बनाया था गवर्नेंस का, डिक्टेटर सिस्टम हुआ कि अब वो उनको अपॉइंट कौन करेगा, वो आपस में अपॉइंट करेंगे, उनके करप्शन की जांच कौन करेगा, वो आपस में ही करेंगे। ये मतलब इस लाइक कि मैं ही बताऊंगा कि ये चीज गलत है, और ये मेरी चीज गलत है, इसकी जांच कौन करेगा, वो भी मैं ही करूंगा। अपॉइंट मैं अपने आप को अपॉइंट कौन करेगा, वो भी मैं ही करूंगा। हाँ, बाहर से कोई चेक ही नहीं है उनके ऊपर, जुडिशरी वाले के ऊपर अभी करंट इंडियन सिस्टम के अंदर बाहर से कोई चेक ही नहीं है कि यदि कोई मान लो हो गया वाले ऐसे वाला काम, मान लो कोई जज है, मान लो वो भ्रष्ट है, ठीक है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं? वो तो पूरी देश की डायरेक्शन डिसाइड कर लेगा। अब वो डिसाइड करेगा कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब वो कैसे डिसाइड कर सकता है? वो तो एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। अब एक्ट के हिसाब से अब बहुत सारी चीजें तो भारत के अंदर एक्ट के हिसाब से होने नहीं दे रहे ना, और जुडिशरी एक्चुअली एक्ट को नहीं होने देने में हेल्प करती है। कि अब जो भी है प्लेसेस ओवरसीज एक्ट भी है, अब उसके अंदर ही बोला कि अब ये 1990 के बाद भी जो है ये उसके हिसाब से होगा। अब मान लो जनता जो चाहती है कि वो उसके हिसाब से ना हो, तो हम नया लेजिस्लेशन लेके आएंगे। अब वो नया लेजिस्लेशन लेके आएंगे तो वो बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी तो लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंडमेंट कर सकते हो, बट वो फिर उसके अंदर वो टेक्निकल प्रॉब्लम घुसा देंगे कि ये मूल भावना के खिलाफ नहीं है।
अरे तो क्या मूल भावना फिक्स हो गई है क्या? क्या आप मूल भावना को चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन की? क्या वो जो चार लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उनको ही सारा ज्ञान था? हाँ, अब हमारे पास ज्ञान नहीं है, मतलब हम लोग उसको डायनेमिक सिस्टम बना ही नहीं सकते। वो एक बार किसी ने किताब लिख के छोड़ दिया, अब उसको फॉलो करना पड़ेगा हमको, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कि इसको बदला नहीं जा सकता भाई इस किताब को। अब वो कुरान बन गया वो, कि इसको कोई शब्द नहीं बोल सकता, कोई इसको कुछ नहीं बोल सकता। अब ये डेफिनेट बुक हो गई है। हाँ, भोजन ग्रहण करेंगे अभी। ये कंप्लीट कर देता है, फिर उस टीम को ऑफ ही कर देंगे। थोड़ा एक दो भजन वजन चला के। अब मैं तुमको बेसिकली गवर्नेंस सिस्टम समझा के इंडिविजुअल्स का क्या रोल होता है, और उसके बाद मैंने तुमको रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी दिए कि भारत के अंदर देखो, जैसे क्या डेमोक्रेसी सिस्टम जो होता है उसके अंदर कैसे पावर होनी चाहिए लोगों के पास, क्या वो सही में लोगों के पास पावर है, एक्चुअली में पावर किसके पास है, क्या लेजिस्लेशन के पास पावर है। जैसे कि इंटरव्यू में से रिपोर्टर ने पूछा ना कि आपको एक दिन के लिए यदि प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या करोगे? मगर प्राइम मिनिस्टर बना के दो, कुछ नहीं होने जा रहा है, मैं एक बिल पास करूंगा, वो आगे दे जाकर वो सुप्रीम कोर्ट जज उसको स्टे कर देगा। मतलब क्या पावर है? वहां मुझे पावर ही देनी है तो एक दिन के लिए डिक्टेटर बनाओ, कि वो सब लोग मेरे को कोई चेक नहीं कर पाए। तब होगी ना असली पावर, तो एक दिन के लिए बना रहा है, एक ही दिन के लिए बना रहा है, तो कम से कम पूरी पावर तो दो एक दिन के लिए। ये आधी पूरी पावर दोगे, वो सब ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा चक्कर उसके अंदर, क्योंकि ऐसे गोल गोल घूमता रहता है चक्कर। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, इसका भी प्रोविजन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन को कितना बदला जा सकता है? क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकता हूं? अब ये बताओ, क्या इसका प्रोविजन है? क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी का जो रोल है उसको ही क्वेश्चन कर सकता हूं क्या, कि जुडिशरी ऐसे होनी नहीं चाहिए? क्या वो प्रोविजन है उसके अंदर? अब उस प्रोविजन को कौन चेक करेगा? अब जुडिशरी चेक करेगी क्या? क्योंकि मैं तो जुडिशरी को हटाने के लिए अमेंडमेंट कर रहा हूं। हाँ, तो क्या जुडिशरी उसको डिसाइड करेगी कि जुडिशरी के अंदर चेंज होना चाहिए? तो समझे, इसके अंदर लूप है, वो घूमता रहता है वो। हर हर महादेव। नहीं, कि क्या गवर्नमेंट जुडिशरी को रिफॉर्म कर सकती है? क्या जो बोलो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है, तो मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट बनाएगी, लॉ बना दे कि भाई ये ऐसे होगा, या मैंने अमेंडमेंट कर दिया है, तो उसको चेक कौन करेगा कि जी हम जुडिशरी को ही अमेंड कर रहे हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी का जो रोल है वो उसको ही अमेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको जुडिशरी डिसाइड करेगी कि अमेंडमेंट सही है कि नहीं है, तो वो जुडिशरी के पावर तो सारी उनके पास होगी ना फाइनल फिर। पर अगर जुडिशरी गलत हो तो उसका कौन पुनिश करेगा? हाँ, आप तो समझे। अब ये सिस्टम डिजाइन की ये ट्रिकी क्वेश्चन है, कि यदि जुडिशरी गलत हो, कि वो सीजीआई ये डिसाइड करेगा कि वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, बट ये कौन डिसाइड करेगा कि वो जो सीजीआई है वो एक्चुअल में वो समझ रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन की लिखी हुई चीज को सही तरीके से? ये कौन डिसाइड करेगा आप? तुम समझ रहे हो? तो सिस्टम डिजाइन में हमेशा ये ट्रिक तुमको समझ में आएगी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा ना इसने, कि क्या हो यदि जुडिशरी, तो उसके हिसाब से तो ये पूरा अन्ना का आंदोलन क्या था, वो वही तो था। तो उन्होंने बोला कि अब इन सब के ऊपर एक और सिस्टम होना चाहिए, लोकपाल। चौथी चीज चाहिए हमको, कि अब ने कुछ लोगों को रोल देना है लोकपाल का रोल, जो कि इन तीनों सिस्टम के अंदर करप्शन को चेक करेगा, जुडिशरी के अंदर भी। बट वो कौन हो गया, अब उसको कौन चेक करेगा? फिर से फंस जाओगे। हाँ, क्योंकि ह्यूमन सिस्टम जो है वो गवर्नेंस सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। वो काइंड ऑफ लाइक जब तुम धर्म को समझोगे ना, जैसे हम स्टार्टिंग में बात की थी कि धर्म में एक डायनेमिक चीज है, वो कोई स्टैटिक चीज नहीं है, कि एक बार तुमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया एक बुक कि ऐसे चलेगा ये सिस्टम और उसके हिसाब से चलाते जाओ, ऐसा नहीं होता है। तुमको हमेशा प्रेजेंट टाइम में रह के उस चीज को लाइक हमेशा वो मॉडिफाइंग होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए वो, कि प्रेजेंट सिचुएशन आ तो। और डायनेमिज्म के लिए भी फिर कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने जैसे प्रोविजन किए कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकते हो, बट वो अमेंडमेंट वो उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके से कर रखे है, मतलब वो उसके रूल, कि वो ऑलमोस्ट लाइक वो स्टैटिक ही है वो सिस्टम। जैसे भारत का सिस्टम तो कितने साल के बाद इनकम टैक्स चेंज हुआ यार, इनकम टैक्स बिल, मतलब अभी तक उसी वो उसी फॉर्मेट में चल रहा था, और कितने साल रूल वगैरह तो वो 100 100 साल के अभी वैसे ही चल रहे हैं। तो डायनेमिज्म जो है ना, कि आज की सोसाइटी के हिसाब से क्या चाहिए, जैसे ट्राई करने की कोशिश भी करते हैं लोग कि अभी ये आईटी टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजी बिल लेके आओ,
अब उसको कैसे तुमको गवर्न करना है। अब एआई आ गई, तो एआई की गवर्नेंस के लिए हमको कुछ वो बनाना पड़ेगा सिस्टम, कि भाई ऐसे ऐसे अलाउड है, ये ऐसे ऐसे अलाउड नहीं है, ये वाली चीज पनिशेबल होगी, ये वाली चीज नहीं होगी। तो उसके हिसाब से तुम सिस्टम डिजाइन के अंदर लेजिस्लेशन लाके मॉडिफिकेशन करते जाओगे। इतना समझ में आया सबको अभी तक? ये सो गए हो? सब कुछ भजन वजन करने हैं बीच में। एग्जाम में तो जल्दी सोएंगे बच्चे। नहीं नहीं, वो ठीक है ना, वो जिसको सीखना होगा वो सीखता जाएगा। और हम एग्जाम एग्जाम की तो टेंशन ले ही नहीं रहे ना। वो ठीक है, वो एग्जाम को तुमको यदि एग्जाम के लिए पढ़ना है तो पढ़ते जाओ। हम क्या कर सकते हैं भाई, तुम क्लियर होके चले जाओ। जिस इंसान को रियल में समाज की समझ होगी वो एक्सेल हो जाएगा, उसको बिना डिग्री के भी एक्सेल हो जाएगा वो, जो कि उसको सही में समझ में आता है काम कैसे करती है चीजें। प्रैक्टिकल नॉलेज है। बाकी जो ज्ञान लेके जो बैठा हुआ है, ये वही एग्जाम्पल है ना, ये 3 इडियट्स वाला ही। वो डिग्री क्लियर कर करके बड़ी कंपनी में जॉब ले लेगा, वही क्रैविंग कर करके करता रहेगा, बट उससे रियल में कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला ना उसपे, जो उसको पता ही नहीं है रियल में सोसाइटी कैसी कंस्ट्रक्टेड है। थियोरेटिकल नॉलेज है बस। हाँ, कर सकते हो। बट वहां पे आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो यही हो रही है कि जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेशन से ऊपर जा रही है, तो जनता जो चाहती है वो उसको सुपरसीड कर देती है। तो एक्चुअली में भारत का सिस्टम जो देखा जाए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि भारत में सब लोग तो चाहते हैं कि राम मंदिर बने, बट वो सुप्रीम कोर्ट बैठ के डिसाइड कर लेगा कि नहीं ये नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? फिर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे हुआ? डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर तो वही होगा ना कि ज्यादा लोग जिसको वोट करे, ज्यादा लोग जो चाहे कि ये चीज हो और वो चीज हो, कि जनता की वोटिंग के हिसाब से डिसाइड हो। बट ये तो वोटिंग के हिसाब से भी डिसाइड नहीं हो रहा है। तो यदि तुम सही में ट्रुथ में देखो तो भारत का सिस्टम वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी यदि 90% पॉपुलेशन भी एक पर्टिकुलर राय रखती होगी, जैसे गाय वाला ही है कि अब गाय को राष्ट्रीय जो है वो घोषित होना चाहिए, या अब गाय को मारना बंद होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियंस एग्री करेंगे इससे। ठीक है, इस मुद्दे में वोटिंग कराएंगे तो वो यस आएगी। बट अब वो सीजीआई बैठ के डिसाइड कर लेगा अकेले एक इंसान कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। बट अब वो सीजीआई को तुम इलेक्ट भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे पास तो पावर है ही नहीं। और वो असली पावर तो वो लेके बैठा हुआ है, ये जुडिशरी वाले लेके बैठे हुए हैं कि किसी भी रूल को हाँ ना बोल देते हैं। अरे तो फिर जनता के पास पावर कैसे आई? जनता के पास तो पावर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने की है। यदि वो प्राइम मिनिस्टर को भी वो सीजीआई ओवर रूल कर सकता है तो वो कैसे सिस्टम डिजाइन होगा? वो डेमोक्रेटिक सिस्टम तो नहीं है ना वो। समझ में आया तुमको यहाँ तक बात? अभी हम उसको सिस्टम डिजाइन की जो नॉलेज है उसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज करके मैं तुमको समझा रहा हूँ कि वो कैसे होता, कैसे चक्कर चलता, कैसे ये कोई भी चीज होती है तो कैसे चलती है। इस वाले सिस्टम के अंदर, इंडियन गवर्नेंस सिस्टम के अंदर हमने देखा कि पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम है जिसके अंदर लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी है। एक प्राइवेट गवर्नेंस सिस्टम है जिसके अंदर बिजनेस और लेबर है। ठीक है, और एक एक जो मीडिया है जो उसके बीच में है। अब वहां पे हम देख रहे हैं कि क्या हमारी जो जो पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम है, क्या उसके अंदर हायरार्की है? हायरार्की है तो वो कैसी है? और एक्चुअल में किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हायरार्की के अंदर टॉप में कौन रहना चाहिए? किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हायरार्की के अंदर टॉप में लेजिस्लेशन ही रहना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेशन को ही तुम चूज कर सकते हो वोट के थ्रू। यहां तक समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन ने वैसे तो बोला है कि ये तीनों बराबर है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी बराबर होगी। 3 अंग बनाए उन्होंने। ठीक है, 3 बराबर अंग बनाए, बट वो 3 बराबर अंग है ही नहीं, क्योंकि वो जुडिशरी के पास ही मेन पावर है। क्योंकि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशरी को ही बना दिया, तो जो कस्टोडियन बनेगा उसके पास ही पावर हो जाएगी। क्योंकि यदि तुम कुछ भी चेंज करना चाहोगे, अमेंडमेंट भी चाहोगे, तो वो जुडिशरी बोल देगी कि ये जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। अरे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो अमेंडमेंट कर रहे हैं यार, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिए मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो समझ रहे हो, वहां पे वो लूप हो जाता है फिर। यहां तक तुमको समझ में आया? तो इसके तुम और जो प्रैक्टिकल केसेस है तुम अपने आसपास नोटिस करो, देखो कि कैसे होता है। अब मान लो जैसे वो बंगाल वाला केस हुआ, बंगाल वाले केस के अंदर मान लो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम करे, लेजिस्लेशन पास करे कि भाई ये ममता को जेल में डालो। अब वो ममता को जेल में डालने के बाद वो चले जाएगी जुडिशरी के पास कि नहीं 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 नहीं, वो सब खरीदे हुए जजेस है कि नहीं नहीं नहीं, ये ममता दीदी तो बहुत बढ़िया है, ये तो लड़कियों की प्रोटेक्शन कर रही है। अब वो केस का कुछ नहीं हुआ अभी तक। बंगाल के जो डॉक्टर का जो रेप केस हुआ था उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे बताओ इस गवर्नेंस सिस्टम में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और इस गवर्नेंस सिस्टम के अंदर उस चीज का कौन जिम्मेदार है? क्या लेजिस्लेशन जिम्मेदार है कि अभी तक वो सोल्व नहीं हुआ? क्या एजुकेशन जिम्मेदार है कि क्या जुडिशरी जिम्मेदार है? क्योंकि एक्चुअली में तो जुडिशरी सारे ये करती है इस पे उंगली।
वो कहीं पे जब इंटरवीन करना होता है तो डायरेक्टली इंटरवीन कर देती है कि हम पब्लिक कंसेंसस के पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हम इस केस को सुन रहे हैं। उनको बेसिकली केस लेके भी नहीं जाने की जरूरत है, वो अपने हिसाब से भी केस बना सकते हैं कि हाँ ये जो केस है वो हमने पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से क्रिएट कर दिया है। वो कहीं पे भी इंटरफेयर कर सकते हैं जहां चाहे। चीफ उसको बुला लो हाँ, यहाँ पे आके। तो एक्चुअली में तो जुडिशरी जिम्मेदार होगी ना उसकी, मतलब ये सारे जजेस जिम्मेदार है कि वो हो क्यों नहीं रहा है। क्योंकि जब उनके पास ये भी पावर है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वो कभी भी किसी को भी बुला सकते हैं लिटिगेशन के लिए, तो वो क्यों नहीं बुला रहे हैं, वो केस सोल्व क्यों नहीं हो रहा है अभी तक। जो तुम चाहते ही नहीं हो सोल्व हो, कि बाकी जो तो उसके अंदर जुडिशरी फटाफट रात को बैठ जाती है, ये रात को सारे जजेस मिलके पास कर देते हैं कि ऐसे होगा कसाब को बिरयानी मिलनी चाहिए भाई जेल के अंदर। ये बहुत ही गलत हो रहा है। तो समझ रहे हो कि वहां पे तो एक्चुअली में तो ये जुडिशरी वाले जो है डिक्टेटरशिप मॉडल रन करे ना इंडिया के अंदर। तो इसलिए सारे कपिल सिब्बल उब्बल जो है ये डीमन की तरह हंसते रहते हैं ना। उस लड़की के रेप केस के ऊपर भी वो वकील आके उसको डिफेंड करता है उन लोगों को, और वो हंसता भी रहता है। मतलब क्या है वो इंसान, मतलब चाहे तो कर सकती है ना। तो बेसिकली चाहे तो जो इंसान कर सकता है जिसके पास पावर है तो वो डिक्टेटर ही है इन a way। और उसकी जिम्मेदारी भी उसके पास होनी चाहिए कि वो हो क्यों नहीं रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट मान लो राष्ट्रपति शासन लगाएगी तो जुडिशरी उसको वो रिजेक्ट कर देगी। तो गवर्नमेंट के पास तो पावर है ही नहीं उसको सॉल्व करने की रियल में। जुडिशरी के पावर मेन पावर है कि गवर्नमेंट कुछ करना भी चाहेगी, राष्ट्रपति शासन लगा दो भाई, वहां पे जो जो पुलिस है जो भ्रष्ट हो चुकी है, वहां पे एग्जीक्यूशन लेजिस्लेशन और जुडिशरी सब ममता सरकार ने अपने अंदर ले लिया है, तो हम राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। बट वो लगाने नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि नहीं तुम नहीं लगा सकते। अरे तुम नहीं लगा सकते तो तुम जो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को भी सोल्व नहीं कर रहे हो। बट वीटो करने की पावर तुम्हारे पास है, जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, बट वीटो करने की पावर तुम्हारे पास है। ये कैसे हुआ? कि ना बोलने की पावर है बट यदि कोई जिम्मेदारी लेनी है तो वो तुम्हारे पास नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, अब तुम ये चीजें समझोगे ना, ये चीजें जब तुम समझोगे तभी तो तुमको समझ में आएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए। ये किसको कैसे पावर होनी चाहिए, स्टेट्स को कितनी पावर होनी चाहिए, कि क्या स्टेट के अंदर एक्चुअल में ये पावर होनी चाहिए कि वो मान लो स्टेट की गवर्नमेंट पूरी बिक चुकी है, पूरे सारे उसने तंत्र को अपने हाथ में ले लिया है, तो अब क्या वो उसके पास वो हमको कोई ऐसी प्रोविजन बनाना चाहिए गवर्नेंस सिस्टम के अंदर कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। अब तो वो पुलिस भी उनके जेब में है ममता के, लेजिस्लेशन भी उसके जेब में है, और जुडिशरी भी, जुडिशरी वाले वो हाई कोर्ट का कोलकाता हाई कोर्ट कुछ बोलती भी है तो वो उसको लागू नहीं करती है, वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट वाले उसके फेवर में बोल देते हैं फिर। तो जो वेस्ट बंगाल की जुडिशरी जो कुछ अपना काम करने की कोशिश करती भी है उसको चेक करने के लिए वो उसको करने नहीं देती है, क्योंकि उसके पास जो सेंट्रल जो जुडिशरी है उसका हाथ है उनके ऊपर। और सेंट्रल जुडिशरी के अंदर ये सारे ऐसे लोग भरे पड़े हैं तो जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। हर हर महादेव। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सब अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को मान लिया अमेंड करना हो मुझे तो क्या करे। तो वो तो ऐसे हो गया ना कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जिसने लिखी उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भाई सबसे डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग थी उसकी। अब उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं। अब इसके अंदर तुम जब ये बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर एक लास्ट में क्या है, एक टॉपिक क्या है, अब देखो हम एंड में आ गए हैं। अब इस किताब के हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं और पढ़ के नहीं किए बट हमने वैसे समझ लिए सारे के सारे, ठीक है। अब उसके अंदर लास्ट टॉपिक क्या है, व्हाई डू सोसाइटीज एक्सपीरियंस रिवॉल्यूशन। अब व्हाई डू सोसाइटीज एक्सपीरियंस रिवॉल्यूशन, अब इसका जी का जवाब दो, क्योंकि यही होता है। अब तुमने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यदि मुझे बेसिक स्ट्रक्चर में कोई खामी दिख रही है तो क्या करें, फिर रिवोल्यूशन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसमें उस सिस्टम के अंदर कोई प्रोविजन नहीं हो सकता सिस्टम को चेंज करने का। क्योंकि वो सिस्टम तो अपने आप ही सेल्फ को प्रोटेक्ट करना चाहेगा ना। तो वो उसके लिए रिवोल्यूशन करनी पड़ेगी तुम्हें, उसके लिए बाहर से इंटरवेन करना पड़ेगा तुमको, आउट ऑफ सिस्टम एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जो कि सिस्टम के हिसाब से लगे शायद सही ना हो।
क्योंकि तुम सिस्टम को कहीं ना कहीं सही नहीं मान रहे हो ना, तभी तो तुम वो एक्टिविटी कर रहे हो। अब ये बंगाल का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अब कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अब कॉन्स्टिट्यूशन भी काम नहीं कर रहा है, तो अब तुम क्या करोगे? रिवोल्यूशन ही करनी पड़ेगी ना फिर। जुडिशियल सिस्टम वर्स्ट एंड हाईली रिस्पॉन्सिबल। हाँ, अब ये रिवोल्यूशन की जो नीड है ना, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि सोसाइटीज के अंदर रिवोल्यूशन की जरूरत क्यों है। अब इसको ऊपर वहां से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब जो हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम था, जब जो अंग्रेज थे तब भी हम गवर्न थे कि नहीं? गवर्नेंस तब भी था जब अंग्रेज रूल कर रहे थे। अब वहां पे हायरार्की अलग थी। हायरार्की क्या थी? अब उसके अंदर हायरार्की अलग थे। उसके अंदर टॉप के अंदर हमारा जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो नहीं होगा, उसके अंदर टॉप हो गई ब्रिटेन की महारानी। उसके नीचे कौन होगा? वाइस राय, जो ब्रिटेन की महारानी का भारत के अंदर मंत्री होगा, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर ऐसी थी। अब उस बेसिक गवर्नेंस सिस्टम को जब हमने उसको चैलेंज किया, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही चैलेंज किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी होनी ही नहीं चाहिए, तो वो तो रिवोल्यूशन के थ्रू ही हो सकता है ना। जो हमारी फ्रीडम की फाइट थी वो उसके थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि जो उनके बनाए हुए कानून के हिसाब से तुम फॉलो करके करोगे तो वो कभी करने ही नहीं देगी ना उसको। सिंपल है कि यदि किसी भी तुम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करोगे तो तुमको रिवोल्यूशन ही एक तरीका है। खाना खाएंगे अभी, ये पूरा कर रहे हैं, ये आखिरी टॉपिक है ये। व्हाई डू सोसाइटीज एक्सपीरियंस रिवॉल्यूशन? सिस्टम डिजाइन। बेसिकली रिवॉल्यूशन तब होती है जब एक सिस्टमेटिक टेम्पलेट इतना रिजिड हो जाए कि उसको चेंज करने का कुछ प्रोविजन ही ना हो। तो उसको चेंज करने का एकमात्र तरीका जो होता है वो आउट ऑफ लॉ हो जाता है, कि उसको चेंज करने का लॉ के हिसाब से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पूरा हम लॉ को ही चेंज करना चाहते हैं। सिस्टम डिजाइन, इट्स लिमिटेशन, कि सिस्टम डिजाइन की भी एक लिमिटेशन है, और रिवॉल्यूशन। अब जैसे किसी ने बोला ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मान लो मुझे बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज करना हो, तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो अरेंजमेंट होगा ही नहीं उसका, तो मुझे उसके लिए तो रिवॉल्यूशन करनी पड़ेगी। उसके लिए आउट ऑफ लॉ कुछ काम करना पड़ेगा, जो कि शायद अभी का जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से इलीगल हो, बट हम जो चाहते हैं सिस्टम उसके हिसाब से वो लीगल है। हाँ, पहले एपिसोड की आवाज थोड़ी अनक्लियर है क्योंकि वो माइक वगैरह का था। अब वो धीरे धीरे करेंगे सारी चीजें सेट, कोई दिक्कत नहीं है। ये कल की सेना इसलिए तो बता रहे हैं ना, ये रिवॉल्यूशन की सेना है, कि हम जो है वो सारी चीजों को बेसिक समझेंगे, और हम समझेंगे कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को ही क्यों नहीं चेंज कर सकते। तो एक जो कल की सेना बनेगी यही तो रिवॉल्यूशन कराएगी। ये हमारी रिवॉल्यूशनरी आर्मी है। धर्म युद्ध जो चालू किया है ना, सत्य का युद्ध, सत्य की आग लगाएंगे और धर्म युद्ध करेंगे। धर्म युद्ध मतलब कि क्या ये अपने अपने जो रोल सोसाइटी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, क्या वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? क्या वो जो सिस्टम जो है वो रोल्स को फुलफिल करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो सही तरीके से डिजाइन किया गया है? वो गवर्नेंस सिस्टम, उसके जो गाइड बुक है वो, क्या गवर्नेंस सिस्टम के अंदर हमारा जो प्रेजेंट है उसके अंदर क्या क्या खामियां है, जिसको ठीक करना हो तो कैसे ठीक करे? क्या वो ठीक करने का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है? यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ठीक करने का प्रोविजन ही चेंज करना हो, मान लो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस ही चेंज करना हो, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ऐसे होना चाहिए, मैं चेंज कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 वोट नहीं चाहिए, मुझे वही चेंज करना हो, तब उसके लिए मुझे क्या चाहिए? अब बताओ, अब उसको कैसे चेंज करेंगे? तो समझे कि ये सिस्टम डिजाइन की लिमिटेशन होती है। तुम कोई भी सिस्टम डिजाइन करोगे उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन होगी, और उस लिमिटेशन को यदि तुमने वो इंक्लूड करके एक डायनेमिक सिस्टम बनाना है, तो तुमको हमेशा ये रिवोल्यूशन वाला पार्ट हमेशा रखना पड़ेगा, कि ऐसे कोई चीज हो सकती है कि जो तुमको अभी तक उस सिस्टम के अंदर परफेक्ट ना हो, तो उस परफेक्शन को आउट ऑफ लॉ जाके भी चेंज किया जा सकता है, वो तुमको रखना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई परफेक्ट सिस्टम कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कि तुम हमेशा सिस्टम के अंदर करते जाओ वही।
हरी शरणम, हरी शरणम। सुप्रीम ईगोज आर ऑल वॉचिंग यू। अरे सब वॉच करेंगे ना अभी तो। अभी देखो, मैं जो तुमको नॉलेज सिखा रहा हूँ, वो कोई जो किताब को एग्जाम को पास करने की नॉलेज नहीं है ना। मैं तुमको जो नॉलेज सिखा रहा हूँ, वो तुम आसपास देखोगे कि हाँ सही में यार ये गवर्नेंस ऐसी होती है, सही में यार इसको पावर तो इसके पास है। ये ऐसे हो रहा है तो यदि ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या किया जाए फिर। यदि मुझे यही चेंज करना हो कि अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराना है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पॉपुलर वोट से हो, कि हम पूरे भारत में वोटिंग कराएंगे और हम पूरे भारत के लोग डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब वो मैं कैसे करूं? कि भारत के लोग चाहेंगे कि भाई वक्फ बोर्ड एक्ट जो है वो हट जाए, तो वो हट जाए, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके ऊपर कोई जुडिशरी वगैरह का कोई ओवर रूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सही में यदि डेमोक्रेसी है तो वो वही होना चाहिए ना जो लोग वैसे वो लोग चाहते हैं। अब ये लोग है ना, दोनों चीज दोनों साइड से खेलते हैं। ये एक जगह तो उसको मेजोरिटेरियनिज्म बोल देते हैं कि ये मेजोरिटेरियनिज्म कर रहे हो। अरे भाई डेमोक्रेसी का तो मतलब ही मेजोरिटेरियनिज्म है ना, कि मेजोरिटी जो चाहती है वही होगा। डेमोक्रेसी का मतलब तो वही है। अब तो उसको भी वो कर देती नहीं, मेजोरिटी ये चाह रही है बट सही चीज ही है। अरे फिर क्या डेमोक्रेसी हुई? या तो तुम उसको पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं बोल रहे हो, कि ये सिस्टम एक्चुअली में पूरा डेमोक्रेटिक है ही नहीं, कि मेजोरिटी का यदि एक व्यू पॉइंट हो तो उसको भी तुम हटा सकते हो। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारा वोट इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंपॉर्टेंट है कि कुछ माइनॉरिटी वाले लोग बैठ के क्या सोच रहे हैं। तो फिर वो डेमोक्रेसी कैसे हुई? तो वो तो डेमोक्रेसी हुई नहीं ना, मतलब। हाँ तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये फ्लो है ना। अब तुमको समझ में आया कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसका ये फ्लो भी है, कि मान लो मेजोरिटी जो है वो किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट टर्न हो जाए, जैसे ज्यूज के साथ हुआ जर्मनी के अंदर। अब तो क्या करेंगे? बट चूंकि डेमोक्रेसी का तो मतलब ही मेजोरिटी से है, तो तुम या तो उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलो, या उसको ऐसे बोलो कि ये पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं बना रहे हम, अलग टाइप का गवर्नेंस सिस्टम बना रहे हैं, कि जिसके अंदर अलग तरीके से डिसाइड होगा। क्योंकि वो लोगों के हिसाब से डिसाइड होगा तो वो मॉब कल्चर भी बन सकता है फिर। मॉब कल्चर मतलब कि सब लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया पाकिस्तान के अंदर कि हाँ ये हिंदुओं को मार दो, अब वो मार देंगे। तो वो भी हो सकता है, ये समझ रहे हो? अब लेकिन वो उल्टा भी तो ट्रू है ना, कि जब वो मेजोरिटी एक चीज चाह रही है और उसमें लॉ बनाना चाह रही है, जैसे भारत के अंदर है, तो उसमें वो माइनॉरिटी के पावर है। अब वो दोनों साइड है। तो ये तुमको मैं डिबेट के लिए छोड़ देता हूँ कि ये जो मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वाला जो गवर्नेंस सिस्टम है, इसकी क्या फायदे है, क्या नुकसान है, कहाँ पे ये चीज काम कर सकती है, कहाँ पे काम नहीं कर सकती, और इसके ऊपर सोचो कि इसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है? रिवोल्यूशन की जरूरत क्या होती है, लिमिटेशन क्या है सिस्टम डिजाइन की, किसी भी सिस्टम डिजाइन की, कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम हमने डिजाइन किया तो उसकी क्या लिमिटेशन होगी। उसकी ये लिमिटेशन होगी कि यदि सही में वो डेमोक्रेटिक है, तो मान लो मेजोरिटी पागल हो गई कि ज्यादा मेजोरिटी पागल लोगों की है, तो पागल लोग तो बेसिकली जो थोड़े ज्ञानी लोग हो गए उनके खिलाफ ही वोट कर देंगे, तो पागल से सरकार बन जाएगी सारी की सारी। वो भी हो सकता है ना, उल्टा भी हो सकता है। तो अभी मेरा गला भी थोड़ा बैठ गया है, काफी ये डिस्कशन हो गया। अब इसको ना ये अभी अच्छे से इस वाले चीज को जो है, अब तुम मेरे को पता नहीं कि क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। क्या हम हर एक इसको टॉपिक के हिसाब से काट काट के भी डाल सकते हैं, कि अब भारत के जैसे हमने टॉपिक डिस्कस किया ना, क्या भारत का जो 3 अंग वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सबसे ज्यादा पावर किसके पास है हायरार्की पे? तो हमने डिस्कस करके निष्कर्ष निकाला कि वो जुडिशरी के पास है। फिर बाद में खड़े करना क्वेश्चन वगैरह ना। अभी आज जो समझाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज समझाई है, और तुमको सही में एजुकेशन की चीज समझाई है कि भाई सही में सिविक्स का यूज कहाँ पे है लाइफ के अंदर और वो क्यों यूज होता है। वो सही में ये किताबें पढ़ने का, गवर्नेंस सिस्टम पढ़ने का कहाँ पे यूज होगा, तुम्हारी रियल वर्ल्ड के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि तो रियल वर्ल्ड के अंदर इम्पैक्ट है ना उसका। तो हम चैंटिंग के साथ एंड कर रहे हैं अभी। चैंटिंग के साथ ही शुरू करेंगे, भगवान के नाम से शुरू करो, भगवान के नाम पे एंड करो। अब सब लोग हरे हरे महादेव बोल दो, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीजें भगवान की सारी चीजें हो रही है। जो भी चीजें मेरे को समझ में आती है, जो मैं समझा रहा हूँ, सब महादेव का ही देना है। हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ निमित्त है भाई।
हम सब बस आके एक्टिंग कर रहे हैं सिखाने की। जो मेरे को आता है वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, कि उससे कुछ फायदा हो, समाज को बदलना है। तो एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, और तुमको रियल एजुकेशन तो मिल नहीं रही है कहीं पे। तो अब यहाँ पे ये रियल एजुकेशन देंगे। होटल रूम्स वगैरह का कुछ रहने का भी डिसाइड कर रहा है वो रात को। छछेला भाई शेल्टर, अब तुमको समझ में आया गवर्नेंस सिस्टम में शेल्टर की जरूरी है। फूड, शेल्टर, वाटर सबके रोल होने चाहिए। फिर अब वो शेल्टर वाला जो रोल है वो अभी उल्टा पुल्टा हो गया क्या हमारा। तो उसका वाला रोल भी फुलफिल करना है अभी। शिवा, शिवा। अब मेरे को भी शांत होना है, बहुत हाई चेतना एनर्जी पे। हर हर महादेव, नमस्कारम। मिलते हैं तुम सबसे सीजन 1 एपिसोड 3 के अंदर। ठीक है, कुछ नया सीखेंगे, नया कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह, तब तक तुमको थोड़ा और भी फिगर आउट हो जाएगा। तो रिएक्ट वगैरह भी करेंगे वीडियोस पे, करंट अफेयर्स वगैरह आज नहीं किए, तो हम करंट अफेयर्स भी, न्यूज वगैरह को देखेंगे। ये इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स वगैरह की न्यूज सुन के उसमें तुमको समझाएंगे कि टॉपिक की क्या है, देश के अंदर ये क्यों हो रहा है, इनका इतिहास क्या है, इस देश का, उस देश का इतिहास क्या है। वो थोड़ा अरेंजमेंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। हर हर महादेव। अब इसको करेंगे स्टॉप स्ट्रीमिंग।